और जय हिंद। तो चलिए, बिहार पुलिस वाले भी तैयार हो जाइए। बिहार पुलिस के सारे बच्चे तैयार हो जाएं। बिल्कुल जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, एकदम एग्जाम पैटर्न पर। और देखिए, मैं दो तीन बातें बता दूं। हफ्ते में आपको एक टेस्ट, अभी फिलहाल एक टेस्ट मिलेगा। इसमें 75 लगभग क्वेश्चंस होंगे, जो कि जीके जीएस के सभी प्रश्न होंगे, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल हू बहू। हमारा जो स्रोत है वो एससीईआरटी होगा। एससीईआरटी के प्रश्न आपको इसमें दिखाई देंगे, एनसीईआरटी के प्रश्न आपको दिखाई देंगे, और प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते प्रश्न आपको दिखाई देंगे। जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आता है वहां से सारे सब्जेक्ट कवर किया हुआ है इसमें। चाहे अर्थशास्त्र की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सब की बात करें, एकदम ठूस ठूस के मैं भर दिया हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा इस बार। जैसे 21,391 में सिलेक्शन लिया है बहुत लोगों ने, इस बार आपकी बारी है। देखिए, मैं यहाँ पर मेंशन भी किया हूँ कि 21,391 में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर। तो आधार बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि पैटर्न जब बदला है, नया नया पैटर्न आया है, तो पुराने पैटर्न पर क्या पढ़ना है ना। नए पैटर्न को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज मैं और बता दूं, सुन लीजिए पहले शुरुआत में ही, कि हफ्ते में आपको डेली ये टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। यह आप आज चेक कर लीजिए कि आप कितना पानी में है, कितना नंबर आ रहा है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपका इसमें कितना आया है ना। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज, जी हाँ, सब्जेक्ट वाइज इसके टॉपिक कराऊंगा। पहले सब्जेक्ट वाइज करा दूंगा, फिर फटाफट रिवीजन भी करा दूंगा, ताकि आपका एग्जाम में बेहतर स्कोर रहे। तो टेस्ट सीरीज हफ्ते में 1 या 2 दिन अभी उपलब्ध कराऊंगा। बाकी टॉपिक वाइज आपको मैं डेली उपलब्ध कराऊंगा, है ना। एक आध दिन बीच में गैप हो सकता है, संडे वनडे को। बाकी आपको 6 के 6 दिन आपको सब कुछ मिलने वाला है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, तभी जाकर के फिर और मजा आने वाला है। तो चलिए, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। थोड़ा सा और मैं इसको हाँ सही है, चलिए। ये निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालिक औद्योगिक वित्तीयन से संबंध है। देखिए, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। कह रहा है कि कौन सी संस्था है जो दीर्घकालिक औद्योगिक वित्तीयन से संबंधित है। तो उसमें चारों आता है। आईसीसी आता है, और आईडीबीआई आता है, और आईएफसीआई आता है। यानी कि तीनों आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या। आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे। दूसरा नंबर प्रश्न, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे या फुल फॉर्म इसका कह लेंगे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका इंग्लिश है ना। किस रूप में कार्य करता है। तो भारतीय वित्त औद्योगिक निगम जो है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है, वह एक डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में। डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एक विकास बैंक के रूप में। ध्यान देना है, एक विकास बैंक, व्यापारिक बैंक नहीं, औद्योगिक बैंक भी नहीं, डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य करता है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या तीसरा। ये बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देंगे अगर क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो। भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है ना, उसका लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर क्या है आरबीआई का। तो ऑप्शन देख लीजिए, अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, मार्च से अप्रैल, या जून से जुलाई। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा अप्रैल से मार्च, लेकिन अप्रैल से मार्च वह वित्तीय वर्ष है भारत सरकार का। रिजर्व बैंक का पूछ रहा है तो जुलाई से जून हो जाएगा। जी हाँ, जुलाई से जून हो जाएगा। 1 जुलाई से 30 जून तक ये चलता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, 1 जुलाई से 30 जून। कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ वित्तीय वर्ष नहीं पूछ रहा है भारत सरकार का, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सस्ती मुद्रा, है ना, जिसे चीप मनी भी कहते हैं। सस्ती मुद्रा का मतलब क्या है, क्या आशय है सस्ती मुद्रा से। तो यह कम ब्याज दर, कम ब्याज दर होना सस्ती मुद्रा कहलाता है। ब्याज दर बहुत कम है जहां, तो समझिए कि मुद्रा बहुत सस्ती है ना। किसी से भी आप ले लेंगे ब्याज दर, किसी भी बैंक से। चलिए आते हैं आगे, 5वें नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर देखिए, बिल्कुल एकदम हूबहू लगेगा, सटीक लगेगा, वैसा ही प्रश्न लगेगा।
भाई बहुत मेहनत किया हूँ इस सेट को तैयार करने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत। तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य क्या नहीं है देख लेते हैं। देखिए, यह कृषकों को साख प्रदान करती है, इसमें कोई शक नहीं है। ग्रामीण में सामान्य लोगों को भी ऋण प्रदान करती है, कोई शक नहीं है। ये योजनाओं का लाभ भी प्रदान करती है, नहीं पूछ रहा है। तो यह भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम को पुनर्वित्त निगम के कार्य नहीं करती है ना? पुनर्वित्त निगम के कार्य को नहीं करती है, रट लीजिए। ये प्रश्न आपको आएगा प्रश्न एग्जाम में। चलिए, 5 प्रश्न थे अर्थशास्त्र के थे। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे प्रश्न देखिए, अपराधों के लिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में या संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसमें 2-3 बातें आएंगी। एक आएगा कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, है ना? और आपको दूसरा आएगा कि आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना? जैसे कि आपने कोई क्राइम किया तो आपको ये नहीं है कि आप जबरदस्ती गवाही दीजिए अपने विरुद्ध, है ना? यह प्रावधान 20 अनुच्छेद में है, याद कर लीजिएगा। 20 अनुच्छेद में है, तो ध्यान देना है। ओके, चले आगे। चलिए सर, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में आपको संरक्षण मिल जाता है अनुच्छेद 20 में। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है भैया? पहले संपत्ति का जो अधिकार था वह आपके मूल अधिकार में था, लेकिन एक संशोधन हुआ और हटा दिया गया। बच्चों को इन तीनों में कंफ्यूजन होता है। कब हटाया गया है? तो याद कर लीजिए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया है। ओके, याद रखिएगा, 42वें से नहीं, 44वें से हटाया गया है। 42वें से चीजों को जोड़ा गया है, हटाया नहीं गया है, ध्यान दीजिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको बजट भी कहते हैं। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं? बजट भी कहते हैं। तो घुमाया जाएगा प्रश्न। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष कौन रखता है? संसद के समक्ष कौन रखता है? तो देखिए, आप लोग देखते होंगे न्यूज वगैरह में कि बजट कौन पेश कर देता है, जाकर के दिखाता है कि वित्त मंत्री। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए कि रखता कौन है संसद के समक्ष, तो वह राष्ट्रपति रखता है, ना कि वित्त मंत्री। तो ये भी आपको ध्यान देना है, राष्ट्रपति होगा इसका सही आंसर। देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं ना, इनकी नियुक्ति देखिए 4 ऑप्शन मिल जाएगा आपको, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मिल जाएगा चौथा ऑप्शन। देखिए, चौथा ऑप्शन नीचे है, इनकी नियुक्ति नहीं होती है, देखिए, है ना? तो जो राइट आंसर है वह हो जाएगा राष्ट्रपति। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर का कार्य का भी पूछ देता है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है। तो जब नई लोकसभा चुनी जाती है तो प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं कि बाकी जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। कौन? प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य यही है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये भी ध्यान देना है। चलिए, 10वां सवाल बहुत ही शानदार है। जब कभी कोरम पूरा करने में, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है ना? और प्रश्न भी उच्च कैटेगरी के हैं, तो आपको समझना होगा। कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी काल के लिए, यानी अस्थायी समय के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करता है। क्या कह रहा है कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम गई, है ना, कोरम कम गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो क्या करते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर देते हैं, है ना? लेकिन तदर्थ न्यायाधीश किस अनुच्छेद में है भाई? तो 127 में। अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा हो कि इसको डिटेल में कराइए, तो 75 क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में कराएंगे तो लगभग 2.5 घंटा समय लेंगे, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। डिटेल में मैं जब टॉपिक वाइज कराऊंगा तो उसको डिटेल में कराऊंगा, ताकि यहाँ आपका सेट हो जाए टेस्ट, और जब पढ़ें आप टॉपिक वाइज तो वहाँ आप डिटेल में पढ़ें। ये बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और समय भी बचेगा आपका, है ना? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 के ऊपर। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? 127। ध्यान दीजिए, भारत में जनहित याचिका, है ना, PIL, PIL। अच्छा, PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? जरा कमेंट करिएगा, PIL का फुल फॉर्म क्या होगा?
तो PIL की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है भारत में भाई, कौन है? चार ऑप्शन है, न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, यह दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न को आप लोग गलत करेंगे, मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि जहां तक आप लोगों को बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसमें बताया गया है कि PN भगवती ही है। बट न्यायमूर्ति जो हैं BR कृष्ण अय्यर, इनका भी योगदान था, है ना। तो आंसर हो जाएगा इन दोनों। हाँ, अगर इनका ऑप्शन में नाम नहीं रहे तो बेहिचक आप PN भगवती के नाम पर टिक करेंगे। तो याद रखना है, जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा दोनों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है? अनुच्छेद 200। जी हाँ, अनुच्छेद 200 में, संविधान के अनुच्छेद 200 में यह चर्चा है कि जो राज्यपाल हैं वह राष्ट्रपति के लिए विचार किसी विधेयक को आरक्षित रखेंगे। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 200। ओके, चलते हैं अब 13वें नंबर प्रश्न के ऊपर। देखिए क्या कह रहा है। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक राज्य का, है ना, केंद्र का नहीं। तो राज्य में धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में। देखिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि केवल वह कहाँ, तो विधानसभा में प्रस्तुत कर सकता। आते हैं 14 नंबर सवाल। इसका जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन है ना। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, कौन सा राज्य है भाई? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। ये आप जरा सा जान लीजिए कि विधान परिषद कहाँ कहाँ है। तो 6 राज्यों में है, यूपी बिहार दोनों पड़ोस वाले, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों पड़ोस वाले, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना, दोनों पड़ोस वाले। यही 6 हैं, तमिलनाडु में नहीं है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट, है ना, के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो जब आप अनुच्छेद 323 का पढ़ेंगे तो 323 का में कैट के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। भारतीय प्रशासनिक अधिकरण के जो निर्णय होते हैं उसको चुनौती दी जा सकती है। तो ये 323 का अनुच्छेद में आता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन किस संविधान संशोधन अधिनियम से एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है? जैसे कि बिहार है तो वो बिहार का राज्यपाल होगा। वही राज्यपाल क्या उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ, पहले तो नहीं होता था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन जो हुआ वर्ष 1956 में, इससे यह प्रावधान किया गया कि नहीं, आप एक ही राज्य क्या 2-3 राज्य देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यह प्रावधान कर दिया गया। रक्त समूह AB यानी कि जो ब्लड ग्रुप AB जो होता है, ब्लड ग्रुप होता है ना AB होता है सर्वग्राही, मतलब सबका ब्लड ये ले लेता है। तो इसमें जो प्रतिरक्षी होता है यानी एंटीबॉडी, कौन सा एंटीबॉडी होता है ये पूछ रहा है कि जो AB ब्लड ग्रुप है इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहला एंटीबॉडी A, दूसरा एंटीबॉडी B, तीसरा A तथा B दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जान लीजिए कि AB में कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है ना, एंटीजन होगा, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, इसीलिए यह सर्वग्राही हो जाता है, इसीलिए यह सर्वग्राही कहलाता है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है ना। चलें आगे। इसका तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये भी ध्यान दे दीजिए आप। चलिए राइट आंसर डी। फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। रिब के जो होता है पिंजरा टाइप का होता है, तो वक्षीय जो पिंजरा होता है ना, ऐसे ऐसे आप देखेंगे जब एक्सरे कराएंगे तो आता है, तो यही इसी में होता है, रिब के मतलब वक्षीय पिंजर में। ये फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब दोनों इसी में होता है, तो ध्यान दीजिएगा। विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं भैया? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, याद रखना है। विटामिन जो होते हैं वह कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखिए
बिहार पुलिस में पूछा था मूंगफली का टिक्का रोग। इसमें पूछ रहा है, बिहार पुलिस में पूछा था आपका गन्ने का लाल सड़न, याद होगा आप लोग को, है ना। तो मैं वहीं से प्रश्न लाया हूं जहां से प्रश्न बिहार मतलब पुलिस में पूछा है। तो मूंगफली का जो टिक्का रोग है ना, वह होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण। जी हाँ, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, जी हाँ, नाम याद कर लीजिएगा। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, याद कर लेना है, नाम पूछ देगा एग्जाम में। किसे सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी भी कहा जाता है ना। सजीव है और निर्जीव है, इनके बीच एक कड़ी का कार्य करता है, कड़ी कड़ी का कार्य करता है, यही तो है वो वायरस, है ना। वायरस यानी विषाणु, याद रखिएगा, वायरस। चले आएंगे, चलिए। हम्म आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज, आधुनिक मानव, अभी जो हम लोग हैं, हम लोग अपने मानव रूप में आने से पहले क्या थे, है ना, वो पूछ रहा है कि हमारा निकटतम जो पूर्वज है, एकदम जो सबसे नियरेस्ट वाला, वह कौन है। तो वह है क्रो मैग्नोन मानव। जी हाँ, क्रो मैग्नोन मानव, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पुष्प का वास्तविक जनन भाग इनमें से कौन है। पुष्प मतलब फूल, है ना। तो कह रहा है कि फूलों का जो वास्तविक जनन भाग है वह कौन है। पुमांग यानी एंड्रोसियम, जायांग यानी गाइनोसियम, की दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जान लीजिए कि पुष्प का जो वास्तविक जनन भाग है, पुमांग पुरुष का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये जायांग जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। तो ये दोनों है, दोनों के बिना काम नहीं होगा। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। स्वपरागण का अर्थ क्या होता है। स्वपरागण मतलब कि अपने आप वो परागण कर लेता है। क्या अर्थ होता है। पराग कोश के भीतर पराग का अंकुरण, एक ही पुष्प में नर तथा मादा जननांगों की उपस्थिति, एक पुष्प के पराग स्टाइल का पौधे के अन्य पुष्प तक स्थानांतरण, या पराग कोश के इस पुष्प के वर्तिकार्ग यानी कि स्टिग्मा तक पराग का स्थानांतरण। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। पराग कोश से इसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पराग का स्थानांतरण, स्टिग्मा तक, है ना, पहुंच जाता है, और फिर वो स्वपरागण हो जाता है ना। तो ये ध्यान देना है। चलिए 25वां, मानव शरीर में परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी जो है वह कैसा होता है, किस प्रकार का। बंद एवं दोहरा, खुला एवं दोहरा, बंद एवं इकहरा, खुला एवं इकहरा। तो मानव जो परिसंचरण तंत्र है वह बंद तथा दोहरा है। जी हाँ, बंद तथा दोहरा है, याद रखिएगा। 25 नंबर सवाल। चलिए आते हैं हम प्रश्न संख्या 26। समुद्री जल से नमक का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। समुद्री जल से नमक का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। चार ऑप्शन है। आसवन, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, वर्णलेखन यानी क्रोमेटोग्राफी, उदरपातन यानी सब्लिमेशन। तो समुद्री जल से नमक निकालते हैं क्रिस्टलीकरण के माध्यम से। कैसे। क्रिस्टलीकरण के माध्यम से। तो ये आपको ध्यान देना है ना। चलते हैं आगे। उदरपातन से कपूर जो उड़ जाता है ना, तो उदरपातन कपूर पूछता है कि कपूर का डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाना उदाहरण है। तो उदरपातन सब्लिमेशन का। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक खोजने के लिए सोने, गोल्ड, है ना, कि पतली परत पर अल्फा कणों को टकराया था। तो याद कर लीजिए, परमाणु के नाभिक खोजने के लिए रदरफोर्ड ने ही ऐसा कार्य किया था कि सोना का एक पतली पन्नी लिया था, इस पर टकराया था अल्फा कणों को, और देखा कि कितना लौटता है ना। तो यही टकराया था। चलिए, निम्न में से किसके समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। बहुत इजी प्रश्न है। पोलोनियम, है ना, पोलोनियम के समस्थानिक सबसे अधिक हैं। परमाणु संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, परमाणु संख्या को पी से, इन से, जेड से या ए से। तो परमाणु जो संख्या है ना उसको जेड 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 से, किससे, जेड से, ये परमाणु संख्या को जो है प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पहले आप समझ लीजिए, फिर गलती नहीं करेंगे कभी। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि
उदाहरण है पूछ रहा है। भौतिक परिवर्तन में क्या कहता है कि फिर से वो अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती को अगर जला देंगे तो क्या फिर मोमबत्ती आप बना सकते हैं? हाँ, मोमबत्ती को जलने के बाद बना सकते हैं। मोमबत्ती जलता है तो देखते हैं कि टपक टपक के नीचे जमा हो जाता है, उससे फिर आप मोमबत्ती बना सकते हैं। तो यह भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ऑप्शन और भी देखना पड़ेगा हमको। दूध से दही, अब आप दूध से दही बना दिए तो फिर दही से दूध बनाएंगे? तो नहीं, तो बी तो नहीं होगा। ए तो सही है लेकिन बी सही नहीं। हवा में चांदी का बर्तन काला हो गया, अब उस काला से चांदी तो नहीं बन सकता है, फिर नहीं, तो सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। पानी में चीनी का घुल जाना, अच्छा पानी में चीनी घोल दिए, ठीक, अब उस घोल को गर्म करके आप फिर से सीरा बनाएंगे और फिर से उसको चीनी बना सकते हैं, तो ये भी संभव है। यानी कि ए और डी इसका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझना है, ए और डी दोनों सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज की गई थी 1772 ईस्वी में, तो याद रखना ऑक्सीजन की खोज जो की गई थी वह वर्ष 1772 ईस्वी में। किसने किया था भाई, जरा सा कमेंट करिए कि किसने किया था। चलिए, प्रोड्यूसर गैस में सर्वाधिक कौन सा गैस होता है? तो प्रोड्यूसर गैस में चार ऑप्शन है, मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लगभग 52% के आसपास होता है वो नाइट्रोजन होता है, सर्वाधिक होता है नाइट्रोजन। तो ये भी ध्यान देना है आपको। देखिए, ये प्रश्न आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे, किस इनमें से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा? लाल, हरा, नीला, बैगनी। तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य मतलब समझना है आपको, वेव लेंथ कह रहा है कि सबसे ज्यादा किसका होगा। मान के चलिए ये लाल है, ठीक, इसका जो वेव लेंथ किसको कहते हैं? ये वाला है ना, यहां से यहां के दूरी, दो श्रृंगों के मध्य जो दूरी है यही तो है वेव लेंथ, ये लाल का है। बैगनी का अगर आप लेते हैं तो बैगनी का जो वेव लेंथ होता है वह होता है एकदम ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ये बताइए, वेवलेंथ ये बैगनी वाला ज्यादा है कि ये लाल वाला? तो कहेंगे कि सर लाल वाला ज्यादा है। तो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा होता है वो लाल वाला होता है। इसी पर प्रश्न कैसे घुमाता है कि भैया सबसे ज्यादा मतलब प्रकीर्णन किसका होता है? तो मान के चलिए, देखिए कोई यहाँ पर कण है, कोई कण है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोई कण है। अब लाल प्रकाश यहाँ से गुजरेगा तो कै बार टकराएगा? एक बार इससे टकराएगा, दो बार, तीन बार, चार बार ही टकराएगा, ठीक, इतना दूर में ये चार बार टकराएगा। और अगर बैगनी वाला चले यहाँ से तो बैगनी वाला देखिए कै बार टकराता है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, है ना। तो ज्यादा टकराएगा तो ज्यादा बिखरेगा, यानी कि बैगनी का प्रकीर्णन जो होगा वह ज्यादा होगा, लाल का सबसे कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है वह कम बिखरता है, उसका प्रकीर्णन कम होता है। जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन भी ज्यादा होता है। आई होप बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का, अच्छा जानते हैं जाड़े के दिनों में, अगर जाड़े के दिनों में देखते हैं कि पाइप फटता है, या फिर आप फ्रिज में पूरा पानी भर के रख दीजिए एक बोतल में, है ना, एक बोतल लीजिए और उसमें पूरा पानी भर के रख दीजिए और बोतल को खोलिए मत, बंद कर दीजिए, पूरी बोतल को आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जैसे कोई भी बोतल है, शीशा का हो या किसी भी चीज का हो, तो उसको पूरा ऊपर से ढक दीजिए, बंद कर दीजिए और जमा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि बर्फ का आयतन जमने पर बढ़ जाएगा, लेकिन जब पिघलेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सीधा सा बात, समझ गए। चलिए, मरुभूमि में मरीचिका का बनना उदाहरण है, मरुस्थल में या मरुभूमि में, है ना। जब हिरन क्या होता है कि मरुस्थल में जाता है, तो जब आप मरुस्थल में या रोड पर जाएंगे गर्मी के दिनों में तो देखेंगे दूर में आपको लगेगा ना रोड पर कि आगे पानी जमा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो पानी नहीं रहता है। हिरन जब क्या करता है कि रेगिस्तान में पानी की तलाश में जाता है तो दूर देखता है तो लगता है कि पानी जमा हुआ है और बहुत तेज दौड़ लगाता है। जब पास जाता है तो लगता है फिर आगे पानी है। तो मतलब उसको मृग तृष्णा कहते हैं, मतलब जो प्यासी मृग है, हिरन है, वह पानी ऐसे खोजते खोजते उसको लगेगा कि आगे है, आगे है, आगे है, और जाते जाते मर जाता है। मृग तृष्णा कहलाता है वो। वही पूछ रहा है कि मरुभूमि मरुस्थल में मरीचिका का बनना उदाहरण है, वह उदाहरण है TIR का। जी हाँ, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR।
ओके, याद रखेंगे इसको। चलिए 36, इनमें से किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? आप जानते हैं कि ठोस में तो सबसे अधिक होता है, बट ठोस में भी सब तो ठोसे हैं। स्टील, एल्युमिनियम, लोहा, पीतल, सबसे ज्यादा अगर जो होता है वो होता है अल्युमिनियम, तो ध्यान देना है आपको। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, त्रिज्या कह रहा है, जो त्रिज्या होता है किसी का त्रिज्या क्या होगा, ये आधा वाला त्रिज्या होगा। अब 1% त्रिज्या सिकुड़ जाए, बाकी द्रव्यमान न सिकुड़े, द्रव्यमान वही रहे, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो त्रिज्या सिकुड़ जाए और द्रव्यमान अगर ना सिकुड़े तो क्या होगा? देखिए, इसको बनाने के लिए आप ये फॉर्मूला कर सकते हैं, 1+1 गुणे 1, है ना, गुणे 1। अब इसको करेंगे तो 1 से 1 करेंगे और ये 2% जो हो जाएगा वह बढ़ जाएगा, तो ऐसे हो जाता है इसका। आप चलें आगे। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है। हाँ, स्टील को चुंबक बनाना कठिन है। क्यों कठिन है भैया? क्योंकि ये धारण क्षमता इसकी अधिक होती है। स्टील की जो धारण क्षमता होती है, बर्दाश्त वो बहुत देर तक करेगा। स्टील जो है वो बहुत अधिक होती है उसकी धारण क्षमता, इसलिए इसको चुंबक बनाना कठिन हो जाता है। रॉकेट कार्य करता है, तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति नियम पर कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम पर ही कार्य करता है। तीसरा नियम क्या है? एक्शन रिएक्शन, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे रॉकेट, ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, इसमें नीचे पेंदी में देखते हैं कि आग लगा दिया जाता है ना। अब ये आग ऊपर की ओर धकेलता है, तो जो प्रेशर है वो नीचे की ओर भी बनाता है, क्योंकि इधर अगर आप धक्का देंगे तो टकरा के आएगा, उतना ही प्रेशर नीचे भी देगा। तो जब नीचे ये प्रेशर टकराता है तो ये ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। तो यही होता है न्यूटन का तीसरा गति नियम। चलिए, ब्लैक बॉडी का किस विकिरण ब्लैक बॉडी का किस विकिरण शोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी जो है वो कौन सी विकिरण शोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी ऐसा है, निम्न तरंग, मध्यवर्ती तरंग, उच्च तरंग सबको यह अवशोषित करती है। मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। मायोपिया, देखिए इसको समझिएगा, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आप निकट की वस्तु देख लेंगे। निकट का अगर दोष होगा तो निकट वाला दिखेगा। ये मत समझिए कि निकट दृष्टि दोष है तो दूर वाला, है ना, निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला देखेंगे, आप दूर वाला आइटम नहीं देख पाएंगे। तो दूर का नहीं देख पाएंगे तो आपको एक चश्मा दिया जाएगा, उस चश्मा में लगवाया जाएगा अवतल लेंस, उत्तल नहीं, अवतल, है ना। निकट में अवतल लेंस लगवाया जाता है जब निकट दृष्टि दोष होता है। तो ये आंसर भी इसका बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। इनमें से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे, एग्जाम में आता है प्रश्न, अब आप इसको लगा के आते हैं और कहते हैं कि बहुत इजी इजी प्रश्न था, हो इतना हल्का पूछा है ना। अब ये मारेंगे आप गुजरात, लेकिन आपसे कहीं राज्य का तो जिक्र नहीं किया है। तो सबसे ज्यादा अगर खाली पूछे छुच्छे बिना राज्य के, तो अंडमान निकोबार को भूल ना जाना, सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार है। राज्य पूछ देता किस राज्य की, तो ये गुजरात हो जाता, बट यह न राज्य कहा है न केंद्र शासित प्रदेश कहा है। तो ये लगभग 1900 किलोमीटर है, ये तो 1200 पड़े हैं ना, लगभग ये 1900 किलोमीटर है। आप जान ही रहे हैं कि कितना कटा छटा है इसका, ये ज्यादा है, तो ये ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो लंबी किसकी है भाई? अपने बांग्लादेश की है। बांग्लादेश से भारत की सीमा कितना बनाता है जानते हैं? 4096.7 किलोमीटर, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? अब बच्चे तो अंडमान निकोबार याद कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार में, लेकिन रे बाबू जब प्रश्न में दे देगा अंडमान अलग और निकोबार अलग, तब क्या करोगे? दे दिया ना, निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप। अब रट तो लेते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में, अब अंडमान याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न बता रहे हैं, है ना। देखिए मैं एक बार बता दूं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर चीखते चिल्लाते मिल जाएंगे
एक ही प्रश्न रिपीट करेंगे, सारा एग्जाम में एक ही प्रश्न रिपीट करते हैं। पिछले साल भी वही प्रश्न रटवा रहे हैं, इस साल भी वही प्रश्न रटवा रहे हैं। टीचर के लिए भी वही प्रश्न रटवा रहे हैं और बिहार पुलिस के लिए भी वही प्रश्न रटवा रहे हैं, है कि नहीं? जिस टाइप का आता है उस टाइप का पढ़िए, ज्यादा फायदा करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो दूसरा होता है, जीके जीएस तो लगभग एक ही होता है, बट पैटर्न कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उस टाइप के होने चाहिए तो ज्यादा फायदा करेगा बच्चों को, ये मैं कह रहा हूँ। चीखते चिल्लाते तो बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन इस लेवल का कंटेंट आप पूरे यूट्यूब पर ना चल लीजिए। अब बता दीजिए कि कौन दिया है आपको इस लेवल का। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में है? माजुली जो द्वीप है वह असम में है। कहाँ में है भैया? असम में है, ध्यान देना है। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिए, ये भी हाल ही में करंट में भी चर्चा में है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वह तेंदुआ और चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुआ और चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 47, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना सॉरी, हाँ बता ही दिए तो अब क्या करना है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। कहाँ में? गुजरात में अवस्थित है। कौन सी राजधानी, देखिए बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार है, क्या अपनी ही तारीफ में करूं। चलिए, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे समीप है? इवन की कर्क रेखा पर ही स्थित है ना? तो रांची जो है ना वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। कलकत्ता नहीं है, गांधीनगर नहीं है, भोपाल नहीं है, दूर है, बट रांची जो है ना वह बिल्कुल कर्क रेखा पर ही एकदम है, बीचों बीच, ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य में सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? देखिए बच्चे इसमें दो ही में कंफ्यूज होते हैं, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। ये बताइए, आपके घर में नहाने के लिए एक बाथरूम है, ठीक, और एक धान गेहूं रखने वाला घर है, कौन बड़ा है? सीधी बात बताइएगा, अपने घर की ही बात बताइए। तो कहेंगे कि हाँ सर, अनाज रखने वाला बड़ा है। अनाज दो तीन घर में रखे पड़ता है, एक घर में कोठी रहता है उसमें रखते हैं, फिर दूसरा घर में बोरा में रखते हैं, है ना? दो तीन घर में रखना पड़ता है अनाज। अब ये बताइए तो सबसे बड़ा कौन होगा? अन्नागार होगा। नहाने के लिए तो छोटका सा भुचकुली बना देंगे, टॉयलेट शौचालय उसी में, टॉयलेट कम बाथरूम उसी में अपना हो गया कि नहीं? लेकिन अनाज रखने के लिए आपको चार पांच कोठी, बोरा, ये वो सब रखना पड़ता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब शहर की बात मत करिए, शहर में तो भैया 5 केजी चावल लाते हैं लोग, एक डिब्बा में रख लेंगे, 2 केजी आटा लाएंगे डिब्बा में रख लेंगे, तो शहर की बात मत करिए, है ना? हम गांव से जुड़े बंदे हैं और हम लोग वहीं से समझ के चीजों को याद कर लेंगे। ओके, चलिए। विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली में, जानते हैं आप किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें बाबू, तो याद करना कि बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय है, लेकिन अगर जैन धर्म की बात करें कि जैन धर्म के किस पुस्तक से, तो भगवती सूत्र। दोनों याद रखना है, बौद्ध धर्म पूछ रहा है तो अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म पूछे तो भगवती सूत्र। नोट किया आपने? बिल्कुल नोट किया गया सर। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए अगर ऑप्शन ना दिया जाए तो ये प्रश्न तो ऐसे ही सब रख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन मिलने के बाद कंफ्यूजन होता है। हुएनसांग तक्षशिला आया था कि विक्रमशिला आया था कि मगध विश्वविद्यालय आया था कि नालंदा आया था? तो वह आया था नालंदा, है ना? नालंदा याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या डी। मोरक्को देश का एक यात्री जिसका नाम है इब्न बतूता, कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि इब्न बतूता किस देश से आया था? तो बताएंगे ये तो मोरक्को से आया था। किसके शासन काल में आया था? तो बताएंगे मोरक्को यात्री था, और उसका नाम क्या था? बतूता, बस मोहम्मद बिन, हो गया ना? एम बी से मोरक्को, बी से बतूता, मोहम्मद बिन, याद हो गया, बहुत आसानी से याद हो गया। चलिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व का सिद्धांत की जो विस्तार में व्याख्या करी है? दिल्ली सल्तनत का वह कौन शासक है जिसने राजत्व का सिद्धांत विस्तार में व्याख्या किया है? तो वह है बलबन। वीडियो को थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, वीडियो को अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा जल्द ही डिजिटल बोर्ड ले आऊं
और ये सारी चीजें डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपके साथ आपको समझाऊं और अच्छे तरीके से। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, और सपोर्ट अगर कर देंगे तो मैं डिजिटल बोर्ड बहुत ही जल्द ले आऊंगा। अब आप लोग के ऊपर है, सपोर्ट दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं अपना अपना प्यार। चलिए, हाँ, तो बलबन इसका आंसर हो गया। चलिए 55 सवाल। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वह था, कौन था भैया? मोहम्मद शाह। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो बेहतरीन होने का मुख्य रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं खुद सेट करता हूँ। हमने किसी को हायर नहीं किया है कि हम भाई दे दिए उसको किताब की, लो रे 50 क्वेश्चन जे मन में आ रहा छाट दो। अगर ऐसे हम छटवाने लगे तो क्या क्वालिटी दे पाएंगे? मैक्सिमम टीचर को मैं यही देख रहा हूँ, फेंक रहे हैं किताब, लो भैया इसमें से 50 क्वेश्चन। ऐसे नहीं होगा सर। बच्चों के साथ ईमानदारी के साथ पेश आइए। अगर बच्चों ने आप पर भरोसा किया है तो आप कम से कम जो दे रहे हैं वो खुद से सेट करें और एकदम पैटर्न के अकॉर्डिंग करें। हम आप लोग के साथ बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करते हैं दोस्त। चाहे 21,391 की बात कर लें, चाहे बिहार दरोगा की जो मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ उसकी बात कर लें, और चाहे आप इसकी बात कर लें, बेईमानी नहीं करता हूँ मैं। भले मैं क्लास ना कराऊंगा अगर समय ना मिलेगा तो, लेकिन ये बेईमानी मुझसे ना होगा, है ना? क्योंकि जब ये बद्दुआ लगेगा ना बच्चों का, जो बच्चों के साथ छल करेगा, तो फिर वो किस काम का होगा यार। तो इसलिए जिनसे भी मतलब आप पढ़ते हैं तो उनको कमेंट करके रिक्वेस्ट करिए कि सर क्वेश्चन आप खुद ही सेट किया करें। मोहम्मद शाह। चलिए आगे चलते हैं। किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किलों को मुगलों को सौंप दिया था? तो एक पुरंदर की संधि हुई थी, आपको पता है ना, पुरंदर की संधि 1665 में, है ना? उसी के अंतर्गत इन्होंने जो दिया था, किला दे दिया था। वह सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था, तो उन सिख गुरु का नाम क्या है जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था? गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह कैवे गुरु थे, है ना? ये जरा कमेंट करें, बहुत ही ईजी है, कर देंगे आप लोग कमेंट। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? हवा महल का निर्माण, बहुत अच्छा अच्छा इसमें ऑप्शन दिया हूं मैं। गुरु रामदास, ये तो होगा नहीं। महाराणा प्रताप, ये लग रहा है कि होगा। महाराणा रणजीत सिंह, ये भी लग रहा है कि होगा। राणा रतन सिंह, ये नहीं होगा, लेकिन ये इन दोनों में तो लग रहा है भाई। तो बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही होगा, महाराणा प्रताप सिंह। हवा महल। किस धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान? बहुत शानदार प्रश्न। आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्न मैं करा दूंगा ना, ऐसे ऐसे प्रश्न मैं करा दूंगा, आप जब एग्जाम में देखेंगे डायरेक्ट प्रश्न भिड़ेगा तो कहेंगे अरे हाँ सर क्या गजब का प्रश्न था। मुगलों का कब्रिस्तान जो है ना, आगरा का लाल किला को नहीं, दिल्ली का जामा मस्जिद को नहीं, और कुतुब मीनार को भी नहीं, तो किसे कहते हैं? हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है उसी कहते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त करने वाला लॉर्ड एलनबरो, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड एलनबरो है। चलिए आगे। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? अच्छा, नेहरू रिपोर्ट तो जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि मोतीलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू, ये दिक्कत है ना? याद कर लीजिए, मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को तैयार करा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? सबको पकड़ा गया था, जेल में डाला गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मांडले जेल में नहीं रखा गया था। कहाँ रखा गया था? तो वह बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर पटना, है ना? बेऊर जेल नहीं, बांकीपुर पटना, ध्यान दीजिएगा, बांकीपुर पटना। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो भागलपुर में नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले जानते हैं कौन थे? महादेव लाल सर्राफ। नाम याद रखिएगा, महादेव लाल सर्राफ। याद रखना है आपको। चलिए, बिहार से भी प्रश्न आता है तो इसलिए मैं बिहार के प्रश्न को भी लाया हूं। बिहार में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है? तो देखिए, अगर बात करें केरल तट की, तो केरल तट में कब होता है? केरल तट पर, यहां, इसके बाद ही तो होगा बिहार में। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, यहां से आएगा ऐसे ऐसे जाएगा तभी तो होगा। तो बिहार में जब पहुंचता है तो मध्य जून, जून के मध्य में,
मतलब बीच जून में, तो याद रखना है मध्य जून, मिड जून आपको याद रखना है। गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? तो देखिए गंगा नदी की लंबाई बिहार में है 445 किलोमीटर, लेकिन पूरे भारत की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में लगभग 2525 किलोमीटर है। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है? आप जरा कमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, है ना, या पश्चिम बंगाल। चार ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, कमेंट का इंतजार करूंगा। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? कांग्रेस से भी प्रश्न आता है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में। अच्छा, कभी बिहार दरोगा बीच में मैं बोल दे रहा हूं तो उसको माफ करिएगा, क्योंकि मैं बिहार दरोगा की क्लास भी करा रहा हूं ना, तो बीच में कंफ्यूजन हो जा रहा है। ये बिहार पुलिस का ही है, इत्मीनान से रहें। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, वह है, कौन है भाई इसमें? गांधी जी तो बने थे बेलगांव 1924 वाले में, एनी बेसेंट भी बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष, मोतीलाल भी बने थे, हाँ बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो जो विक्टोरिया झील है ना, वह तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बना देती है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार, द्वारा नहीं द्वार मतलब स्वर्ण द्वार, सोने का द्वार नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, गोल्डन गेट। चलें, अगला प्रश्न, मित्र राष्ट्र में पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जो अंतिम देश था पराजित होने वाला, वह था आपका जापान। जी हाँ, जापान जो था, नहीं नहीं ध्यान दीजिएगा, में नहीं होगा, से होगा, वही तो मुझे लग रहा था कंफ्यूजन मुझे। मित्र राष्ट्र से पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो मित्र राष्ट्र से जो पराजित हुआ था वह जापान, अंतिम सबसे लास्ट में ये बेचारा पराजित हुआ था, तो ये ध्यान देना है। जान ही रहे हैं, इस पर बम भी गिरा दिए थे सब, है 1945 को। चलिए, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, अब आप जान ही रहे हैं कि करंट अफेयर के भी प्रश्न है, तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? महिला है, मैं बार बार कहता हूं कि महिला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीति रजक है वो। जी हाँ। हेलिना क्या है? तो हेलिना एक मिसाइल है, बट कैसा मिसाइल है भैया? एयर टू सरफेस या टैंक रोधी? तो यह टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना, ध्यान देना है आपको। इनमें से कौन भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है? पहला स्वदेशी रॉकेट, उसका नाम है पिनाक। जी हाँ, पिनाक है पहला स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपने यहाँ का ही, है ना। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट, जी हाँ ड्राई पोर्ट, सूखा पोर्ट बनाया जा रहा है बिहटा में। कहाँ में किया गया उद्घाटन? बिहटा में। बिहटा जान ही रहे हैं। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक को किसने लिखा है? बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इस पुस्तक का नाम है भैया बिहार के गांधी नीतीश कुमार। तो दो लोगों ने मिलकर लिखा है, अशोक चौधरी, अशोक अशोक चौधरी, अशोक चौधरी, और दूसरा नाम है संभव चौधरी। संभव चौधरी, ऑप्शन देखिए, हाँ है ना सी में। तो 74 ही शायद प्रश्न थे, हाँ तो 74 प्रश्न थे जो कि आपके बिहार पुलिस, जी हाँ बिहार पुलिस 19,838 वालों के लिए। अब जरा आप लोग कमेंट करिए कि कितना सही हुआ। अगर इस 74 में भाई, मैं बता दे रहा हूं, अगर इस 74 में आपका 45 प्लस है सही, तो ये मान के चलिए कि अभी ठीक ठाक स्थिति है, क्योंकि शुरू में मैं आ जाता हूँ 74 में, अगर वर्तमान समय में आपका 45 है भी सही, 45 भी सही है, तो आपकी स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है। और अगर इससे कम है तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। जी हाँ, हाँ आ गए, प्रथम पेज में आ गए ना। हाँ, अगर 45 आपका सही है तो ठीक ठाक है स्थिति, बट इसको इंक्रीज करना है, क्योंकि अभी 25 प्रश्न और आपके बाकी हैं, है ना, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। तो 45 है तो मतलब बहुत बढ़िया मत समझिए, ठीक ठाक अभी, क्योंकि अभी टाइम है। इस 45 को आपको करना है कहाँ? यहाँ ले जाना है,
10 का टारगेट आपको रखना है इन 100 दिनों में, है ना। और जिनका इससे भी कम है उनको ठीक करने की आवश्यकता है। मैं आपको टॉपिक वाइज अब सारी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। हफ्ते में एक दिन में ऐसे टेस्ट लेकर के आऊंगा। अब अगर ज्यादा सपोर्ट करेंगे आप लोग, ज्यादा दिखाएंगे प्यार, है ना, वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे, तो कोशिश करूंगा कि हफ्ते में रोजाना आपको उपलब्ध करा दूं, ताकि आपका और भी बना। लेकिन उसके लिए भैया थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि मैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा दोनों का देख रहा हूँ। तो अगर सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, और मैं नौकरी ड्यूटी भी करता हूँ, ड्यूटी करने के बाद इतना समय कहाँ से निकाल पाऊंगा। अगर सपोर्ट दिखाएंगे तो कुछ सोचूंगा आप लोगों के लिए, और फिर मैं उपलब्ध कराऊंगा डेली, है ना। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।